अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ रमज़ाइन। नई दिन नए सुबह नए आज़म के साथ हाजिर हैं। कई मौज़ूआत आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले फैसल अच्छी बात शामिल कर लेते हैं। वो अच्छी बात यह है कि वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ हो और कामयाबी की चाहत से वो खौफ ज़्यादा हो। तो जो डर गया वो मर गया, वही वाली बात होती है। एग्जैक्टली। तो आपके पास जो टैलेंट है उसको बैक करें और इसलिए खौफ ना खाएं कि आपके सामने कंपटीशन कितना बड़ा है, बल्कि इस चीज़ पे भरोसा करें कि आपके पास टैलेंट कितना ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड में आलमी रोबोटिक मुकाबला हुआ जिसमें 180 ममालिक के तलबा ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के 7 रुकनी दस्ते ने भी इवेंट में शिरकत की और सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप 10 में जगह भी बनाई। इस मुकाबले का मकसद क्या था, कौन ये दोनों हैं और ये मेरे हाथ में ये क्या है, ये सब हम जानेंगे। टीम कोच हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और रोबो ड्राइवर हाशिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, हाशिर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पहले तो आने का एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट इन द टॉप 10। तो रोबोटिक कॉम्पिटिशन, दुनिया जो है इसमें बड़ी आगे जा रही है, फ्यूचर यही है, ठीक है। कई जगहों पे रोबोट्स सर्व कर रहे हैं इन द रेस्टोरेंट्स, कई जगहों पे AI टेक्नोलॉजी के थ्रू अब तो वो खबरें भी पढ़ रहे हैं, सबकी नौकरियां खतरे में है भाई। तो टॉक मी थ्रू इट, कैसा ये कंपटीशन रहा, क्या आप लोगों ने किया, ज़रा बताइए। एक्चुअली कंपटीशन ये था कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कंपटीशन में से एक है रोबोटिक्स कंपटीशन, फर्स्ट ग्लोबल, जो इस साल स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में हुआ और 180 ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें A से लेकर Z तक सारी टीम्स के पिट से आप सिर्फ कंट्री का नाम ले वो लोग वहाँ मौजूद थे। तो अपार्ट फ्रॉम के क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी पावर उनके पास है, मैन पावर कैसी है, तो सबको सेम सामान दिया गया, सेम डायमेंशंस दी गई, सेम मैच, सेम रूल्स, हर चीज़ सेम। बस यहाँ पे डिफरेंट ये था कि आपकी अपनी एफिशिएंसी या आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। तो इसमें माशाल्लाह हमने टॉप 8 अलाइंस में हमने कॉम्पीट किया। आप जिन बड़े ममालिक के नाम ले सकते हैं आप लें। माशाल्लाह पाकिस्तान ने उनके टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। टॉप 8 अलाइंस नाम उन मुल्कों के नाम बता सकते हैं? चलें अमेरिका से स्टार्ट करें, जर्मनी तक जाएं, फिर आप बराबर भी जा सकते हैं बांग्लादेश और इंडिया वगैरह। तो उसमें माशाल्लाह बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, जैसे स्विट्ज़रलैंड में हुआ, स्विट्ज़रलैंड विनिंग पोजीशन थी, बेलीज़ इसमें बहुत अच्छा रोबोट था उनका। टीम इजराइल के साथ हमारा मैच हुआ, कजाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हमारा मैच हुआ, तो कोरिया थी हमारे साथ। तो माशाल्लाह वहाँ जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, एक हमारे अपने मसले मसाइल हैं, मगर यहाँ पे क्रिएटिविटी और इस तरह के जो बच्चों पे जो स्पार्क है, जो लर्निंग स्किल्स हैं, कि कहीं जाके रिप्रेजेंट करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से किसी से कम नहीं है। तो चलें अब आई थिंक रोबोट के ऊपर बात कर लेते हैं। और अब थीम का मुझे बता रहे थे। हाँ, थीम ये है कि इनकी इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इनकी थीम्स होती हैं हर साल। इस साल थीम थी कार्बन कैप्चर। तो एनवायरनमेंट में जितने भी बैड कार्बन्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, चाहे वो ऑटोमेटिक एफर्ट हो, चाहे वो मैनुअल एफर्ट हो। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जिसमें कोई भी एक कंट्री पूरी दुनिया से पोल्यूशन एलिमिनेट नहीं कर सकती, तो उसमें टीम वर्क लाजमी चाहिए, चाहे वो आपकी नेबर कंट्री हो या आपके पूरा खित्ता हो, आप किसी के साथ भी। तो थीम ये थी कि आपको अलायंसेस के साथ काम करना है, उनके साथ टीम वर्क करना है। आपने आपके साथ तीन ममालिक हैं, अपोजिट भी 3 ममालिक है, और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपने किसी के अगेंस्ट नहीं खेलना, मिलके लिमिटेड टाइम है, सबका स्कोर सबको मिल बांट के मिलेगा, मगर उसमें आपकी जो इंडिविजुअल एफर्ट है वो भी अलग से काउंट होती है। ठीक है। तो इसमें ये था कि आप मैनुअल एफर्ट, जो रोबोट कार्बन ऑटोमेटिकली कलेक्ट करने में अच्छा है, कम टाइम में ज़्यादा कलेक्ट करता है और बॉल शूट कर सकता है उस सेंटर सिंक के अंदर या उस मशीन के अंदर, वो वैसे करता है। और फिर अगर किसी के पास इतनी रिसोर्सेज या इतनी एफर्ट नहीं है तो वो उसको बॉल्स को मैनुअली ड्रैग करके ना एक बिन्स में डाल देता, फिर वहाँ से ये जो बॉल है ये कार्बन, ये एग्जांपल उन्होंने दिए कार्बन, फॉर द कार्बन। ओके, मैं इस पे मजीद भी बात करूँगा, मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा हाशिर से बात करूँ। हाशिर, मुझे बताएं कि इसको वैसे तो बड़ा सिंपल लगता है ना ये, कि जी बस ये लिया, एक टॉय की तरह इसको चला लिया, लेकिन डिफिकल्ट है ये काम, ज़रा ये बताइए। ये हमने तकरीबन एक जो आपको ये दिख रहा है, ये जिसे पिकिंग मैकेनिज़्म है, इसको हमने एक बांडी बनाया। इसको हमने पहले बनाया, फिर वो सही नहीं चला, फिर दूसरी बार बनाया, फिर कभी वो जो बैंड लगा हुआ है कभी ये टूट रहा है, तो कभी रॉड आगे पीछे हो रही है। तकरीबन 3 से 4 बार एक मैकेनिज़्म उसके बाद जाके मतलब एक तैयार हुआ। एक शूटर पे हम आए, फिर तकरीबन एक शूटर हमने ऐसे ही बनाया बाहर, फिर वो सही काम नहीं कर रहा था, फिर दूसरी बार बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर हमने फाइनल जाके इसी के ऊपर बनाया। तो कितने अटेम्प्ट्स किए फिर? तो एक जो एक हमने वो बनाया पिकिंग मैकेनिज्म से, एक पे 3 से 4 बार लगा।
एक्चुअली कभी कभी हम एक दिन में ना 4 अटेम्प्ट भी लेते थे। एक मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमें नहीं मिला तो फिर हम उसको बोलते हैं भाई ठीक है, और काम नहीं कर रही एक चीज़ तो आप इसको खोल के दोबारा बनाएं, लाइक दूसरी स्ट्रेटजी, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, तकरीबन 1.5 महीने में हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि हमने वहाँ जाके भी हम अपने प्रैक्टिस मैचेस को छोड़ के इसको हमने कंप्लीट किया कि नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल अरीना हमारे पास वहाँ पे था, यहाँ पर प्रैक्टिस हमारे पास फील्ड भी नहीं थी, तो वहाँ जाके उसके हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट करते थे, इसकी कैलिब्रेशन करते थे, फिर हमने माशाल्लाह। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि जो आपने बताया मैनुअली भी और ऑटो भी, तो मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि ऐसे रोबोट्स को हमें जाके जो हमारा सीवी है वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली, आजकल जितना कचरा आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से आप टीम वर्क की बात कर रहे थे कि सारे ममालिक जो है वो मिलकर जो है एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा रहा। तो चैलेंजिंग कितना था? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमें पहले ही दिन 19 मैचेस के शेड्यूल मिल गए थे। अब वो आपने हर अलग अलग टीम थी, तो सबके पास जा के अपनी स्टडीज़ शेयर करनी है आपने, हर मतलब आप ये समझ लें 180 ममालिक के साथ, उसमें ऑलमोस्ट हाफ कंट्रीज़ के साथ आपने जाना है, उनसे बात करनी कि आपका रोबोट किस चीज़ में अच्छा है, शूटिंग में अच्छा है, पिकिंग में अच्छा है, या आपका ह्यूमन प्लेयर लाइक थ्रो करने के लिए वो अच्छा है, क्योंकि टाइम कम है और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही था। तो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि आप हमें मौका देंगे, अगर आप इसमें अच्छे हैं हम आपको मौका देंगे, अगर आप इसमें अच्छे हैं मतलब सामने वाले का रास्ता रोकना है, या आपको बॉल हम कलेक्ट करके देंगे, आपने शूट करना है। इवन आखिर के जो क्वालिफाइज राउंड थे प्ले ऑफ टॉप 8, तो उसमें तो ये था कि आप अपने प्लेयर्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा। कि अगर आपका ड्राइवर अच्छा है, आपका रोबोट अच्छा है, दूसरी टीम चला सकती है। आपका ड्राइवर अच्छा है तो एक वक्त में 2 ड्राइवर इसको कंट्रोल करते थे, कैप्टन होता था हमारा जो पूरी स्ट्रेटजीज बताता था, और फिर एक ह्यूमन प्लेयर होता था जो मैनुअली बॉल्स को थ्रो करता था। तो उसमें मतलब वहाँ जाके ऐसा नहीं था कि आप किसी के अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहे हैं, सारी मिलजुल के काम था। और ये बहुत अच्छा था कि वो सारी टीम्स हम अब अपने काम में लगे और सारी टीम्स बारी बारी आती थी कि भाई हमारे आपके साथ अलाइंस है, 2 घंटे बाद मैच है, तो आप स्ट्रेटजी हमें समझाए। कुछ लोग के पास कुछ मोबाइल के पास 3D मॉडल्स थे वो, या कुछ ड्राइंग्स थी कि वो आ जाते थे कि हम यहाँ से जाएंगे, आपने यहाँ से आना है, इतने टाइम में आप हमें जगह देंगे, हमारा रोबोट इस चीज़ में अच्छा है, कंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से कभी उनकी भी बातें माननी पड़ती थी, कभी अपनी बातें भी मनवानी पड़ती थी। और कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत बैड सीन भी हुआ कि टीम कोरिया के साथ हमारा मैच था, उन्होंने कहा कि हम टॉप पोजीशन पे जाएंगे, हमने कहा इट्स ओके। उन्होंने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस है ना, अच्छा वो टॉप 8 में ऑलरेडी चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम टॉप पोजीशन पे हम जाएंगे, आप हमें रास्ता देंगे। फिर एक मुल्क और था, फिर 3rd पे हम थे, तो हमने कहा ठीक है, हम जो लीस्ट स्कोर है हम उस पर सिक्योर करते हैं, आप टॉप के लिए जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि वो टॉप के लिए पोजीशन के लिए जाने लगे, अपना उन्होंने लिफ्ट एक्सटेंड किया, और फिर खुद भी डिसबैलेंस हुए, हमारे सेंटर वाले रोबोट को भी गिराया और हमारे रोबोट को भी उन्होंने पिच से बाहर। तो बिल्कुल ये ऐसे ही कि अगर किसी का कोई चीज़ किसी में अच्छा है तो उसका एडवांटेज भी आपको है, बिल्कुल। अगर कोई लैक है, कोई फ्लॉ है, तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको। अभी हम चाहते थे कि इसको फंक्शनैलिटी दिखाएं, बट इसके साथ इशू क्या हुआ है? क्या असल में ये डायरेक्ट हम एयरपोर्ट से जब लाएँ तो ये समझ लें कि परसों तरसों ये आया है, तो इसको भी उठा के रख दिया है, क्योंकि अब इसको जो हैंडल करने के लिए प्रोग्रामर अलग था हमारा, और हमारा इसको हार्डवेयर टेक्निकल टीम कितने लोगों पे थी? टीम जो ट्रैवल किया जिन्होंने 5 स्टूडेंट थे, 2 मेंटर्स थे, अच्छा। और 3 वो स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरा बनाने में इनको हेल्प की, मगर वो ट्रैवल नहीं कर सके। और टॉप 10 में जगह बनाने की फीलिंग्स क्या थी? बहुत आउट क्लास थी, मतलब वो कुछ लम्हे को तो ऐसा फील होता कि बस ठीक है अभी हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि बहुत प्रेशर था चीज़ों का ना। आप देखें कि आप इतने सारे ममालिक हैं, उसमें नाम आना, एक मैच हारने से आपकी रैंकिंग 60 प्लस माइनस अफेक्ट करती थी। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम ये चाहेंगे कि इसको फंक्शनल करें, और जो इसका मकसद है वो बड़ा ज़बरदस्त है, दैट्स कार्बन कैप्चर। लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन यही फ्यूचर है भाई। तो हम ऐसी जगह पे इसको लेके जाएं जहाँ पे आप ये करके दिखाएं कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है इन मेकिंग एनवायरनमेंट गुड। ठीक है, ये प्रॉमिस है भाई, फिर इसको करेंगे। डन हो गया जी, ये फिर हम करेंगे। और यही है द ऑर्डर ऑफ द डे कि जितनी भी गलाजत गंद माहौल में हमने कर दी है उसको हमने ठीक करना है, और उसको ठीक करने का एक तरीका ऐसा भी है। बिल्कुल। और ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम क्या बताएंगे वो भी आपको बता देते हैं कि नींद यकीनी तौर पर एक नेमत है, और नींद ना आना एक बीमारी भी है। तो ब्रेक के बाद नींद की कमी पर बात करेंगे।
नींद से बड़ी शायद ही कोई दौलत होती भी माहिरीन के नज़दीक एक आम शख्स के लिए रात को 8 घंटे की नींद लेना इंतहाई ज़रूरी होता है, और जिससे इसके आसाब को भरपूर आराम और तकवीयत भी मिलती है। भरपूर नींद से निज़ाम जो है वो दुरुस्त रहता है और बदन से सुस्ती और काहली भी दूर हो जाती है। पहली बार पता चला कि सोने को निज़ाम कहते हैं। मुझे सिर्फ सोने से मतलब है, चाहे वो कोई सा भी निज़ाम हो, लेकिन मतलब ये है कि नहीं आती नींद, क्या करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो पता नहीं इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, निज़ाम। अच्छा, तो भाई नींद का ना ना भी एक टेंशन है, फिर बंदा ये भी सोचना शुरू कर देता है कि आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और इसको अगर हम ऐसे समझें कि ये बीमारी है और इसका इलाज करना है तो फिर कैसे करें, तो ये हम आपको कैसे बताएं। हम आपको ऐसे बताएंगे कि हमारे साथ मौजूद हार्पलिस्ट उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारी नींद पूरी नहीं हुई, चाहे क्योंकि ऑल्दो कि अगर आपको सुबह 6 बजे भी उठना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो अलार्म है वो ऑफ नहीं जाता, क्यों? क्या मसला है? सबसे पहली जो बात है कि नींद का ना आना, 2 तरह के जो इंसोम्निया होते हैं वो होते हैं 2 तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के कभी थकन की वजह से, किसी काम के वर्कलोड की वजह से आप सो नहीं पाते, एग्जाम है, कोई ट्रैवलिंग करने आप नहीं सो पाते, वो एक आधे दिन के लिए, वो इट्स ओके, ये प्राइमरी आपका इंसोम्निया कहलाता है। एक होता है सेकेंडरी, उसको आप अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करके सही कर सकते हैं। सेकेंडरी में आपकी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं, आपका स्ट्रेस है, कोई फिज़िकल आपकी तकलीफ़ या कहना चाहिए चोट है, या कुछ आप हर्ट हुए हैं, या आपका साइकोलॉजिकल आप उसमें आए, कुछ तकलीफ़ से गुजरे हैं, कोई ऐसा मरहला गुजरा है, आपका हार्ट का इशू है, आपके जॉइंट्स का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर जॉइंट्स का इशू है तो आपको नींद नहीं आएगी, वो जो पेन एंड क्रैम्प्स है वो आपको सोने नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को आपकी नींद खुल जाती है, आपको फील होता है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, या फिर नींद नहीं आती, करवटें लेना शुरू ऐसा ही है। अच्छा, ये तो एक कॉमन है जिसको हम अपना पढ़ते आए बचपन से आज तक। असल में जो आज जो नींद ना आने की वजह है वो है मोबाइल और गैजेट्स और ये सब चीज़ें जो आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है, अब जब आपका सोने का टाइम है, अल्लाह ताला ने बनाया दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए। हम रात को, बच्चे आजकल यंग जनरेशन जो है वो रात भर जो है कुछ ना कुछ करती है, पैकेजेस सारे रात के आते हैं। ठीक है, दिन का कोई पैकेज क्यों नहीं निकालता। हाँ। और दिन में बच्चे सोते हैं, करो बात पूरा दिन। हाँ। नहीं, बस मेरे ख्याल से मेटाफर भी ना, करो बात पूरी रात, अच्छा लग रहा है, चलो रात का पैकेज देते हैं। और फिर दिन भर वो ऊँगते रहेंगे या सोते रहेंगे, तो जब वो बॉडी क्लॉक ही ख़राब हो गया तो आपको रात को नींद कैसे आएगी। और फ्रेश आपको रात की नींद करती है, दिन में आप पूरा दिन सो लेंगे, आप फ्रेश नहीं, कोई फायदा। और यकीनी फिर हेल्थ भी इफेक्ट हो रही होती है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा होता, मेंटली स्ट्रेस आउट हुए होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप फोकस नहीं कर सकते। पढ़ाई अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों की बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म का टाइम रहता है, उस टाइम पे अगर आप उठे हुए देखें और आप उठेंगे तो उठने के लिए ज़रूरी है आप कोई मूवी शूवी देख लें, कि मूवी देखनी है तो फिर साथ में चिप्स भी हो जाए। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। कर लेते हैं तो, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर 1 बजे 2 बजे क्रेविंग होती है बाकायदा तौर पे कि मतलब टाइम पास तो करना है ना किसी भी तरह से। और जिनको नींद नहीं आती फिर कुछ अरसे बाद उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो उस टाइम को यूटिलाइज करने के बजाय मेडिसिन पे चले जाते हैं, और वो एक के बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। तो ये कहना चाहिए कि एक जो प्राइमरी आपका इंसोम्निया है वो बढ़ते बढ़ते सेकेंडरी और फिर वो बीमारियों की जड़ बन जाता है। अच्छा, अगर अब किसी को ये चीज़ हो जाए तो उसको नेचुरली कैसे टोन डाउन किया जाए? सबसे पहली जो चीज़ है, अपनी बॉडी क्लॉक को वापस नेचर की तरफ लाना है। कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया, दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और मतलब जल्दी रात को सो जाना है। रात इशा के बाद जो टाइम है अपने जल्दी, जितना जल्दी वक्त पे सो सकते हैं। और एक टाइम बनाना है कि आपने इस वक्त बेड पे जाना है और इस वक्त सुबह उठ जाना है। ये चीज़ होगी। दोपहर में सोने की आदत को ख़त्म कर देनी, थोड़ा आप नैप ले सकते हैं, बट ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे आवर्स में सोते हैं उसको नहीं सोना है। दिन में जागेंगे तो रात को नींद आएगी। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपका थकना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का थकना ज़रूरी है। जब थकेगी तो बेड पर जाके वो सोएगी। और ये सारा ब्रेन का काम है, उसको रिलैक्स करना ज़रूरी है। वो रिलैक्स मोबाइल से और लैपटॉप से नहीं। अच्छा, एक और मसला भी आजकल है, सबकी ना टाइमिंग्स अलग है। पहला ज़माना होता था डिनर सब मिलके साथ में कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कोई 8 बजे डिनर कर रहा है, किसी को 10 बजे चाहिए, फिर ऑब्वियसली जो 10 बजे डिनर कर रहा है उसने सोना भी 1 बजे, और जो 7-8 बजे डिनर कर रहा है वो चाह रहा होता है कि 11 बजे से। तो वो घर का माहौल भी अजीब ही हुआ होता है, डिस्टर्ब के लाइट बंद करें, ऑन करें, टीवी ऑन करके बंद करें, तो ये भी एक बड़ा बिल्कुल सही बात है। लेकिन इशू ये है कि जिसके जो वर्किंग आवर्स है उसके हिसाब से उससे अपने टाइमिंग को सेट करना है। काम करना भी मजबूरी, ज़रूरत है, ऑब्वियसली आप उसको छोड़ नहीं सकते कि जी हम रात को काम नहीं करें, हम तो सोएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपने टाइमिंग्स को उसके हिसाब से सेट करना है।
सारा जो ये बेख्वाबी जिसे कहते हैं ये है ब्रेन के साथ जुड़ी हुई। आपने अपने पहले ब्रेन को ट्रेन करना है, बाकी चीज़ों पे आप बाद में जाएंगे। पहले कि जी मुझे इस वक्त बेड पे लेटना है, रात को लेट नाइट मेरी जॉब आवर्स मेरे लेट नाइट है, तो कोई बात नहीं, आप उसके हिसाब से सो के 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी कर लें। अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से हाँ, हम किचन बिल्कुल। की तरफ चलते हैं और नींद की बात ऑब्वियसली हर कोई जानना चाह रहा होगा कि ऐसा क्या है, कोशिशें तो हम कर रहे हैं लेकिन ऐसा क्या खाया पिया जाए, लगाया जाए कि नींद का ये जो मसला है ना ये हल हो जाए। तो आज क्या बना रही है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ नींद के लिए अगर किसी को भी नींद का इशू है तो मैं पहले मतलब रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि फर्स्ट स्टेज में ना दवाओं के ऊपर ना जाए। ऑब्वियसली सीधा सीधा पिल्स लेना शुरू करते, फिर आप ड्रग के जब आदी हो जाते तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको फायदा फिर नहीं जो पहुंचाती। थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है वो भी ख़त्म, फिर आपने वो टैबलेट्स वो मेडिसिन और उसके साथ बहुत सारी आगे चल के बहुत ख़तरनाक बीमारियां जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली वो बहुत नुकसान पहुंचाती। सबसे आसान जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि एलोवेरा हर घर में होता है, हर कोई इसको जानता है। पहले इसके साथ बताती हूँ, खाने का बाद में बताऊँगी। एलोवेरा जेल आपने लेना है, सफ़ेद तिल का तेल लिया आपने, इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डाला, ठीक है, और इसको आपने हल्की आंच पे पका लिया। अच्छा, पकाने की वजह क्या है कि एलोवेरा जो है ज़ाहिर सी बात है जेल है, पानी है इसके अंदर, और इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो इसका जो जेल है इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये आपने रात को हल्का सा अपने सर पे इसका मसाज करना है। ये दिमाग को सुकून देता है और आपको फौरी तौर पे जो है, जैसे आपने एक स्लाइस डाला और इसको पकाएंगे, जब इसका पानी खुश्क हो मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसका पानी ये जेल है ये खुश्क हो जाएगा। आपने इस तेल को स्टोर कर लिया। ये तेल आपने लगाना है और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप कितने जल्दी आपको रिलीफ आ रहा है और आप सुकून होकर सो रहे हैं। ये बहुत जल्दी जो है आपको नींद लेके आता है। Okay, that's great. अच्छा, दूसरी चीज़ जो है होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें के लगाना है, या हर कोई तेल लगाना नहीं चाह रहा है। Obviously. आप तेल कौन लगाएगा, आज बाल वॉश किए कैसे लगाएंगे। हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है। हरा धनिया आपने लिया तकरीबन 1/4 कप, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून साफ़ करके वॉश करके, उसमें आपने 1 टीस्पून जो है ना शुगर डाली है और हाफ कप पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिए, जूस बन जाएगा। Okay. और ये बड़ा मज़े का बनता है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, वेट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें हमने शुगर डाली हुई है, तो ये नींद के लिए। ओके इसको रात को सोते वक्त पीना है। जिनको शुगर का इशू नहीं है वो बड़े मज़े से पी सकते हैं। इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन ये धनिया जो है आपका सेडेटिव होता है और ये फौरी तौर पर आपके दिमाग को, आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आप सो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, बहुत से लोग होते हैं उनके सर भारी रहता है, आंखें भारी रहती हैं, अगर सोना भी चाहें तो सो नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता कि जी हम सर आंखें बंद करते तो एक भारीपन सा फील होता है। हाँ, अच्छा एग्जैक्टली अच्छा, हमारे पास ना वक्त की भी थोड़ी कमी है। हम चाहेंगे थोड़ा जल्दी ताकि लोगों को जल्दी पता चल जाए। कैस्टर ऑयल लीजिए। कैस्टर ऑयल पलकों के लिए लगाते हैं, बट आपने इसको लेके बहुत ज़रा सा अपने आईलिड्स के ऊपर लगाना है। हल्का सा मसाज, बस हल्का सा, उसके ऊपर कॉटन गीली करके रख ले ताकि थोड़ा सा एक प्रेशर सा आए। खीरा वगैरह, खीरा भी रख सकते हैं, लेकिन एक कॉटन इसलिए रखते हैं ताकि आपके थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो। आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये आपके जो दिमाग के अंदर जो दर्द या आँखों के अंदर भारीपन होता है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करता है और आप सुकून में आ जाते हैं। इसके अलावा आप एक तकिया बना लीजिए, इसमें मेहंदी के पत्ते, लेवेंडर उसमें डालेंगे, लेवेंडर फ्लावर्स जो है वो आप भर के रख लीजिए, और उस तकिए में जब आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेवेंडर तो वैसे भी बहुत नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ जो है आप लेवेंडर जो भी चाय बना रहे हैं, फ्यू पेटल्स लेवेंडर की फूल और कुछ पत्तियां जो है कैमोमाइल की, बाबूना की, आराम से मिल जाती है, अपनी चाय में डाल लें। ये आप रात के वक्त या शाम के वक्त पीना शुरू करें। आपको रात पानी में डाल के, चाय में ओके, चाय में कितना, जैसे आप अपनी नॉर्मल टी, हमारी जो अपनी टी होती है उसमें तकरीबन 5-6 पत्तियां जो है अपने बाबूना की डाल दी और 2 से 3 फूल आपने लेवेंडर के डाल दिए। ओके। और अगर नहीं मिल रहा आपको तो इसके टी बैग्स मिल जाते हैं, ये आपने अपनी चाय में डिप कर लिया, इनकी खाली इसका जो अपना टी बना ली, उसको कहवा बना लिया, इसका लेवेंडर टी या कैमोमाइल टी, ये बहुत जल्दी नींद लेके आता है। आप एक दिन पिएंगे, आप कहेंगे मुझे आज से अच्छी नींद कभी नहीं आई। वाह, मतलब ये फिर रोज ही ऐसे ही करना पड़ेगा या ऑब्वियसली इस तरह करेंगे तो आदत डेवलप हो जाएगी। देखिए, ये कोई ड्रग्स नहीं है। एग्जैक्टली। ये आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आपके स्ट्रेस को दूर करती हैं। ये नेचुरली आपका लेवेंडर, कैमोमाइल, तो ये आपको जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके जो कहना चाहिए कि आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, सुकून में आता है, फिर आपको नींद आ जाती है और फिर आप एक ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। हम बात करेंगे 2 ऐसे लोगों की कि जो जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वर्ल्ड जिu-jitsu चैम्पियनशिप 2022 में। ये 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होने जा रही है यूएई में, और इस इवेंट में पाकिस्तान के एथलीट भी शिरकत करेंगे।
तो मुलाकात आपकी करवाते हैं। इस मुकाबले में शिरकत करने वाले मोहम्मद अम्मार और कायनात आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार अस्सलाम वालेकुम। कायनात आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड अगेन जैसे कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आपसे आगाज़ करूँगा, कैसी हैं और कैसी प्रिपेयर्डनेस है, कैसा फील कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी प्रिपरेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है। एंड तक आज भी मुझे यहाँ से जाने के बाद फिर से ट्रेनिंग पे जाना है। एंड तक हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और इंशाल्लाह बस आगे भी सब बेहतर होगा। अच्छा, कल है आपकी फ़्लाइट, तो क्या मेरी फ़्लाइट जज्बा कल है, क्या जुनून है और क्या उम्मीदें? तो यकीनी तौर पर यही होंगी कि जीत कर ही वापस आना है और बेशक हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। अभी तो बस पैकिंग भी नहीं हुई है, अभी बस पैकिंग वगैरह करनी है और आपको पता है लड़कियों की चीज़ें यहाँ से उठाना सारी चीज़ें जमा करना फिर पूरा ब्रीफ केस भरना। अच्छा, तो कौन सी टीम्स आ रही हैं फिर वहाँ पर? हमारे यहाँ अभी जो है 52 टीम्स आ चुकी हैं। 52 टीम्स की एंट्रीज़ हो गई हैं अभी तक और इसके अलावा पाकिस्तान 53। अब लेट्स सी। चलें, अम्मार भाई, अम्मार से हम नया दिन में पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और अम्मार भाई आपको भी भाई सबसे पहले ही बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं। कैसी तैयारी है, कैसी प्रिपेयर्डनेस है? तैयारी तो बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि एक तरफ पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है इंशाल्लाह और एक तरफ पाकिस्तान की जुजित्सो की टीम जो कि 8 प्लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 गर्ल्स और 6 जो है ना वो मेल एथलीट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अबू धाबी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें अच्छी खबर मिलेगी, यहाँ से भी हमें अच्छी खबर मिलेगी। हमारे यहाँ से जो है ना बहुत सारे यंग एथलीट्स हैं जो कि अभी यंगस्टर हैं और जो है ना उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि यार वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। कायनात आरिफ हैं, इसरा वसीम है, दूसरे सन्नान, अली रशीद, अबू हुरैरा, मैं और सवील फयाज़ और ये हमारी जो टीम है ये जा रही है पार्टिसिपेट करने। उम्मीद है हमारे जो वेट कैटेगरीज होती हैं जो कि पार्टिसिपेशन होती है वो डिफरेंट वेट कैटेगरीज में होती है। डुओ सिस्टम अलग है, नेवाजा अलग है। इससे पहले कि आप मुझे कैटेगरी का बताएं, मैं चाहूँगा लोग देखने वालों को जुजित्सु इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ब्राज़ीलियन फॉर्म है या क्या है, ज़रा बताइए। जुजित्सु ये एक मिक्स मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है पूरी, मतलब इसको मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहते हैं। पुराने वक्तों में इसको मदर ऑफ मार्शल आर्ट कहा जाता था क्योंकि इससे काफ़ी सारे जो आर्ट हैं, जूडो, कराटे, जो कि अभी ओलंपिक स्टाइल भी हैं, मतलब ओलंपिक्स में भी हैं, वो भी इससे ही निकले हैं जुजित्सु से। तो ये तो काफ़ी पुराना गेम है, 250 साल पुराना गेम है और ये है कि कह लें कि कंप्लीट जो है वो एक सेल्फ डिफेंस का एक पूरा एक कंप्लीट स्टाइल है। तो इसमें ये है कि ग्राउंड फाइट भी है, स्ट्राइकिंग फाइट भी है, 1-on-1 जो है आपका टेक डाउन्स भी हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और इसको मतलब मैं अभी यहाँ पे बैठ के तो कौन सी कैटेगरी जो है ना वो मुश्किल लगती है? कौन से मुल्क के ख़िलाफ़ जब आप खड़े होते हैं और उनसे आपका मुकाबला होता है तो वो आपको लगता है कि हाँ ये चैलेंजिंग है? अच्छा, ये टाइम टू टाइम जो है ना ये चेंज होता रहा है। एक टाइम था कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बड़ा टफ टाइम देती थी वर्ल्ड में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो एक टाइम था कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया में, वर्ल्ड में जो है ना बड़ा टफ टाइम देती थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है वो एक दफ़ा तो हम अपनी जैसे कि विल पावर पे हम मेडल्स वगैरह लेकर आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना हमें वो एक क्राइटेरिया नहीं मिलता। एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, इंटरनेशनल कैंप्स चाहिए होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, कॉम्पिटिशन्स चाहिए होते हैं, उससे जो है ना फिर आगे बूस्ट होता है। बिल्कुल। तो वो हमें पाकिस्तान में थोड़ा सा इसकी लैकिंग है। लेकिन ये है कि दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोप कंट्रीज़ जो है ना वो इसमें बहुत आगे हैं। यूएई, अभी यूएई का ये मेरे ख्याल से नेशनल स्पोर्ट्स बनने जा रहा है जुजित्सु। ब्राज़ील का तो ऑलरेडी है। हाँ, तो ये वर्ल्ड वाइड जो है ना बड़ा ग्रो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हम इसको फोकस नहीं कर रहे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि अब समा पे और दूसरे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे जो है ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं जुजित्सु की। तो इससे अवेयरनेस ऐसे ही मिलेगी, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। सोशल मीडिया और एक मीडिया है। हाँ। तो ये बड़ी खुशी है मुझे कि यार समा ने जो है वो हमें इन्वाइट किया है और हमारी जो है ना टीम को इनवाइट किया और हमें जो है ना इस यहाँ पे समा के प्लेटफॉर्म से जो है ना हमें। सर आप हमारा टैलेंट है और टैलेंट को हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा प्रमोट करते हैं। कायनात एक फ़ीमेल के लिए हमारे मुल्क में, और हमें इस पे खुल के बात करना चाहिए कि जितने मसाइल और मुश्किलात होती हैं, ऑल्दो कि हम कोशिश करते हैं कि जी हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, लेकिन आपका बीइंग अ फ़ीमेल
इस फील्ड में आना, ख़ास तौर पे एक मतलब हाथापाई, मार कुटाई, लड़ाई, उस वाली फील्ड में आना, ये एक्सपीरियंस कैसा है? घर वालों ने रोका नहीं था, क्या करने आ रही हो तुम? मुझे मेरे पर्सनली घर वालों ने ही कहा था कि इस फील्ड में जाओ, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि जहाँ जितनी भी मैंने जो मैरिजेस वगैरह देखी है, तो उसमें जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। तो इसलिए मेरे घर वालों ने कहा कि इस फील्ड में जाओ और जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो, और बाहर भी आना जाना, ज़ाहिर है अभी मुझे निकलना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, जॉब भी करनी होती है, तो उसके लिए भी हमें बाहर लोगों को फेस करना पड़ता है। तो आजकल माहौल ऐसा है कि अपना सेल्फ़ डिफेंस तो आपने सीखना ही सीखना है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आप जाओ और अपना दिफा करना सीखो कि किस तरह आपको अपने आप को संभाल के चलना है, सारी चीज़ें करनी है। और आगे अगर कोई आपको मतलब कि अगर आपकी कहीं शादी होती है तो ये नहीं कि आप जो है ना मार कुट कर आ जाओ, मार कर आना। ये कितनी अच्छी है कि तुम इसलिए करो ताकि तुम अगले को कूट दो। नहीं, लेकिन इस तरह की खबरें हमने देखी हैं, लड़की को कहा जाता है बर्दाश्त करो, और वो फिर वायलेंस भी बर्दाश्त करती है, तो फिर वो बोलती नहीं, आवाज़ नहीं उठाती। अच्छा, हमारे घर में ये नहीं, हमारे घर में कि जो भी हो रहा है बताओ, हमसे शेयर करो, ताकि फिर वो लड़कियां लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है फैसल के पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि बेटी को इस बारे में नहीं पता, लेकिन पेरेंट्स बता रहे हैं कि नहीं, तुम यहाँ ये करो। फ्रॉम दिस लिटिल थिंग टू नाउ प्रेजेंटिंग योर कंट्री। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं? अमार भाई ने थोड़ा सा बताया कि जी क्या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। आप ट्रेनिंग कैसे करती हैं? क्या वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं? आप जब इंटरनेशनल मुकाबलों में जाती हैं, वहाँ देखती होंगी, वहाँ तो इतने स्पॉन्सर्स लेके लोग आए हुए होते हैं, एक शर्ट का भी स्पॉन्सर, एक ग्लव का भी स्पॉन्सर। हमारे यहाँ पे क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि हमें जो है ना स्पॉन्सर्स के लिए बहुत जो है ना भाग दौड़ करनी पड़ती है। बट रिसेंटली मुझे जो है भाग दौड़ के बाद जो है स्पॉन्सर्स मिल गए, चीज़ियस से भी, रेमिक चॉइस से भी और ICCI से भी मुझे स्पॉन्सर्स अल्हम्दुलिल्लाह मिले। इसके अलावा हमारा तो कंसंट्रेशन जो है ना इस पे ऐसी होती है कि हम स्पॉन्सर्स भी ढूंढ रहे होते हैं, हम ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है कि हम स्पॉन्सर्स वालों को टाइम दें या हम जो है ना ट्रेनिंग करें। तो इन सब के बाद जो है हमें ट्रेनिंग पे हमारी थोड़ी सी वो कम हो जाती है, फिर उनको स्पॉन्सर्स को टाइम देना पड़ता है। मगर इसके अलावा मैं कहूँगी कि हम चाहते हैं, हमारी पूरी टीम के हम लोगों को स्पॉन्सर्स ढूंढने ना पड़े, हमारे पास स्पॉन्सर खुद चल कर आए। एग्जैक्टली। और मैं अमार भाई ये आपसे पूछना चाहूँगा, देखें बाहर ममालिक में हमारी स्पोर्ट्स सिर्फ बोर्ड का काम नहीं है, किसी एक इदारे का काम नहीं है, एक कलेक्टिव एफर्ट है, मोहल्ले से लेके तालीमी इदारों तक। आप नहीं समझते कि अगर ये हमारी, फॉर इंस्टेंस मुझे पता है आई एम फ्रॉम जामिया, तो मुझे पता है कि भाई जामिया में अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँगा तो वहाँ पे सिर्फ वलीका पे क्रिकेट होती है, ठीक है। जो हमारा जिम्नेजियम है वो नहीं है, हमारा जिम्नेजियम है वो नहीं है, वो ना होने के बराबर है, इनको भी पता है ये चीज़, ठीक है। तो अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी में इन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दें, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आना शुरू होगी। बिल्कुल आना शुरू होगी। अच्छा, मेरे ख्याल से आप इतना इन टच नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्पोर्ट्स के बाकायदा इंटरवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं। मैं खुद जामिया का कोच भी रहा हूँ और अभी भी मैं जो है ना उनकी टीम। अच्छा, लेकिन मैंने तो सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी देखी है कि वो अल्लाह माफ करे, जिसमें बैडमिंटन हो रहा होता है उसके ऊपर कबूतर भी बैठे वो सिर्फ उसी वाला बैडमिंटन होता है जो कि बोर हो रहे होते हैं, कहते हैं चलो यार ये कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। अच्छा, वहाँ पे जो है ना कोई एक जो क्लासेस होती है ना, वहाँ पे उनको अवेयर करना चाहिए कि आप जो है ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे हमारा माशरा जो है ना वो तरक्की करेगा। बल्कि एक क्लास स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होनी चाहिए जो कि वीकली हो और हर हफ्ते एक डिफरेंट स्पोर्ट के ऊपर जो है वो। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो जामिया ने अभी 2-3 साल पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसमें जो है वो मैं भी वहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है चीज़ों पे अभी। लेकिन हमारे कराची का हालात ऐसे हैं कि मैं ये रेकमेंड करूँगा कि सबको एटलीस्ट मार्शल आर्ट तो करना ही चाहिए। हाँ यार, अभी जो हमारे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि बस आपको घर से निकलने के बाद वापसी का नहीं पता होता कि आप घर आएंगे या नहीं आएंगे ज़िंदा सलामत। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि लड़कियों को भी और लड़कों को भी, सबको एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिफेंस की तो हम बात कर रहे हैं, दोबारा से इस इवेंट के ऊपर आ जाते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं और ऑब्वियसली इंतज़ामात हैं, हुकूमती लेवल पर सपोर्ट किया जाता है आप लोगों को?
हुकूमती लेवल पे एक लिमिटेड सपोर्ट मिलती है। मतलब ये नहीं होता कि अगर हम पाकिस्तान लेवल पे हम खेलने जा रहे हैं ना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बाबर आजम है और एक मोहम्मद अम्मार है, एक कायनात आरिफ है, इनका लेवल सेम है, हम अलग नहीं हैं, लेकिन सब मुल्क को सर्व कर रहे हैं। लेकिन दोनों वो एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग वहाँ पर दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को और पार्टिसिपेंट्स को देखते होंगे तो ऑब्वियसली आप लोग फील करते होंगे। बिल्कुल, हमें नज़र आ रहा होता है कि अच्छा वहाँ के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एथलीट्स होते हैं ना, जो कि उनको मेडल्स दे रहे होते हैं, उनके बाकायदा इतनी प्रमोशंस हो रही होती हैं कि हमें नज़र आ रहा होता है कि उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप रोड पे चल रहे हो तो आप वहाँ पे देख रहे होते हो कि उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं उन एथलीट्स के, जो कि उनकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो है ना उनको मेडल्स दे रहे हैं। सिर्फ ये मार्शल आर्ट नहीं, और हर कंट्री का ऐसा ही है। तो हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा ये लैकिंग है हमारी कि वो सपोर्ट जो है ना वो मिलनी चाहिए हर स्पोर्ट्स को। आप देख लें अभी हमारे जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम अपने बलबूते पे उन्होंने थ्रो किया और मेडल लेकर आए। हाँ। और प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है अमर भाई कि हमारा जो फोकस है वो इन चीज़ों पे नहीं रहा है। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं इवेंट के हवाले से कितने पुरुम्मीद हैं, मेडल आ रहा है? इंशाल्लाह मेडल आ रहा है। मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीत कर आएगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप लोग के साथ है। थैंक यू। तो जनाब आज हमारे साथ ऐसी खातून मौजूद है, जब वो 2 से 3 माह की थी वो अगवा हुई, अगवा कार से छुड़ाकर उन्हें पाला, उनकी शादी करवाई। आज वो 29 से 30 साल की हैं और उन्हें जब बताया गया कि उनके वालिदैन कोई और है तो वो अब उनसे मिलना चाहती हैं, उनके पास जाना चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं फैसल, और उनसे बात करना चाहती है। अच्छा, हम हमारे प्लेटफॉर्म से ये कोशिश है कि हम ये तस्वीर दिखा भी रहे हैं और हम कुछ बताएंगे किन हालात में किस जगह पे वो अगवा हुई हैं। अल्लाह ताला से हम ये इनके वो मेरे ख़्याल से उस वक्त के कपड़े हैं। हमारे साथ सारिम बर्नी समाजी कारकुन मौजूद है। सारिम अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ जो अगवा हुई थी रईसा वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है रईसा? मैं ये भी बता दूं कि जिन फैमिली को ये मिली उन्होंने आपका नाम रईसा रखा और उन फैमिली ने फिर आपको ये भी बताया कि जिस वक्त आप अगवा हुई थी उस बंदे से जो भी पूछा तो आपका नाम सिदरा था। जी जी, ऐसा ही है। हम इसलिए तमाम तर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए लोगों को और आपको ढूंढने में मदद मिले। मैं तारीख़ बता दूं, 6 सितंबर 1993 6 सितंबर 1993 में जब ये 2 से 3 महीने की थी और ये बता रही हैं कि ये ट्रेन लाहौर पहुंची थी। अब ये नहीं पता कि वो ट्रेन कहाँ से आ रही थी। जब रईसा से हमारी बात हुई तो आपने कहा हरीपुर से आ रही थी, या जो फैमिली जिसको ये मिली थी वो हरीपुर से आ रहे थे। जो मिले हैं ये लाहौर के करीब किसी स्टेशन पे मिले, तो इनके जो इस वक्त भाई हैं इनके, उनको शक हुआ था। तो उन्होंने जब बातचीत की बोला तो वो घबरा के इनके पास छोड़ के चला गया। फिर वो इस बच्ची को रईसा है या सिदरा है या कोई और इसका नाम है हमें नहीं पता, ना इसको खुद पता है बच्ची को। जहाँ पल रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है इसको। इसकी इवन शादी की, आज ये खुद बच्चों की माँ है। लेकिन अब वो जो तड़प है ना इसकी, वो इसको सता रही है। यकीन जाने बिल्कुल, ये मुझे इतने फ़ोन करती है, कभी कभी मैं भी चिढ़ के ना इसको गुस्से से जवाब दे देता था, लेकिन मैं समझ भी रहा होता था कि इसके अंदर एक तड़प है। उसी तड़प को जो है ना वो दूर करने के लिए कि माँ बाप कितना तड़प रहे होंगे, इसको कोई परेशानी नहीं। मियाँ भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा मिल गया, घर वाले भी अच्छे मिल गए, ऐसे ही जैसे माँ बाप भाई बहन होते हैं। Exactly, और वाकई मैं इनसे बात कर रही थी, इनकी लक इतनी अच्छी है कि ये तमाम तर वाक़या हुआ तो आपको एक अच्छी फैमिली मिली, फिर अच्छी जगह आपकी शादी हुई, आज माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं आपके, तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। भाई बहन इतने अच्छे नहीं होते जितने ये अच्छे जिन्होंने इसको रखा है, संभाला है। तो माशाल्लाह सब कुछ यही है जी, लेकिन फिर भी ये एक है कि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है, कैसे हैं। अगर मालूम भी होता तो फिर शायद थोड़ी इतनी बेचैनी ना होती, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिले। आपको ये कब पता चला कि ये सारा मामला हुआ था? कब आपको बताया गया ये? वैसे तो मैं जैसे बाहर बच्चों से या लोगों से सुनती रहती थी कि ट्रेन में से मिली है, लेकिन ये जो है अभी मुझे 2-3 साल पहले ही घर से पता चला। फिर मैंने ख़ुद पूछा तो मुझे पता चला है। अच्छा, पहले किस नहीं मालूम था। बाहर खेलने जाती थी उस वक्त ये बात, जिस तरह आप कह रही हैं ना घर से बाहर मुझे पता चला कि ट्रेन जैसे में मिली थी। बच्चा जाता है शॉप पे जाता है चीज़ लेने, या कोई बच्चा बोल देता था जी जी, इस तरह से।
अच्छा, जब आपको ये चीज़, अगेन वही बात कि माशाल्लाह से अब आप ख़ुद माँ हैं और वो कहते हैं अल्लाह ताला आपसे कुछ लेता है तो आपको उससे बढ़ के देता है, तो अल्लाह ने आपको रिश्ते भी दिए, मोहब्बतें भी दी, सब कुछ। जब आपको ये पता चला तो आपके दिल में पहली चीज़ क्या आई? कुछ यानी कि पेरेंट्स यानी जो भी हैं, मैं वही बोलूँगी कि सब कुछ तो मेरा यही है। जी, बिल्कुल, बहन भाई, बिल्कुल, माँ बाप बहुत अच्छे तरीके से मुझे रखा है, लेकिन एक बस जो माजी है जो मैं नहीं जानती वो मैं जानना चाहती हूँ। और फिर क्या हुआ ऐसा इनके साथ एक्सीडेंटली हुआ था, ऑब्वियसली आप तो नहीं चाह रही थी, और यानी मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि क्या हुआ था। और फिर दूसरी बात ये, जब औरत माँ बनती है तो उसको बिल्कुल वो फिर ज़्यादा एहसास करती है, क्योंकि वो खुद उस फीलिंग्स और उस स्टेज से वो गुजर रही होती है। जी, पहले मुझे बिल्कुल भी यानी इतना फील नहीं होता था, कभी मैंने ये बात सोची ही नहीं, और जब यानी बच्चे हुए तो उसके बाद मुझे ज़्यादा ये फीलिंग बढ़ रही है। अच्छा, अभी आपके कितने बहन भाई हैं, और जो लोग थे जो उनको आप लेकर आए, उनको वो कौन लोग थे, वो भी वालिद वालदा, वो पूरा ज़रा वो फैमिली स्ट्रक्चर बताइए। वो असल में इस फैमिली को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये लोग ज़रा पर्दे वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसको इजाज़त दी है कि तुम जाओ, तुम्हें अगर और ये भी अच्छी बात है कि इजाज़त दी है। बहुत अच्छी फैमिली। अच्छा, अब जब ऑब्वियसली आपके बच्चे हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, हस्बैंड इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, किसी भी काम में अपनी बेगम के साथ जो है हाथ बटाते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं, तो इस बारे में उन्होंने कोई हेल्प की ढूंढने के हवाले से कोशिश की है? हाँ, वो यानी अभी तक वो ही कर रहे थे कोशिश, अब उनसे नहीं हुआ तो इधर आने में भी उसी की सपोर्ट है, तो मेरी सपोर्ट शॉर्ट नहीं की है। हाँ। मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे पास तो ये बच्ची आती है और इसकी वो बहन जो है वो आती है, लेकिन उन्हीं की सपोर्ट पे ही आज यहाँ करके बैठी है, और उनकी ड्यूटी थी, वरना खुद भी आ जाते यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो है ना, देखें, इसको हमने पहुँचाना है। मैं अभी आपको जैसे बता रहा था, 33 साल के बाद, अभी कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, 33 साल के बाद हमने एक शख्स को उसके घर पहुंचाया है जो ज़हनी तौर पे भी नॉर्मल नहीं था। यानी इस वक्त उसकी और इसकी कैफियत एक तरीके से, इसके जहन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, महीनों की, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो जो उसकी कैफियत थी वो इसकी कैफियत थी। तो मगर जब वो चीज़ वायरल हुई, वो चीज़ घूमी, तो कहीं गांव देहात से वो फैमिली उठ के आई, वो चीज़ें लेकर के आई, एक एक प्रूफ, एक एक चीज़ दी हमें, और पता चला कि ये उन्हीं का जो है ना बंदा है, और उनके हैंड ओवर किया गया उसको। तो मेरा ख्याल है अगर हम आप मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी कौम अगर उस पर कोशिश करेगी, और हर सूबे, हर इलाके का इंसान, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता सेल फोन तो सबके पास एग्जैक्टली ये कहाँ से आई है, ये कैसे आई है। अच्छा, वो अगवाकारी जिसे हम कह रहे हैं, हो सकता है बीवी से झगड़ा करके इसको लेके निकला हो, मे बी ऐसा भी होता है अमूमन, हो सकता है कोई नशई हो, कुछ भी नहीं पता किसी को भी ना, तो या कोई अगवाकारी हो। तो अगर इसको मेहनत करें, आपने जो अपना रोल अदा किया वो किया, लेकिन अब पब्लिक को करना है आगे। हम एक बार फिर इस वक्त जो तस्वीर भी हमारे पास है वो भी हम दिखा रहे हैं, ये नंबर आप प्लीज़ नोट कर लें, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है वो शेयर कर सकते हैं। हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, 2 से 3 माह की ये बच्ची थी जिस वक्त ट्रेन से ये एक फैमिली को मिली। मैं तारीख़ दोबारा दोहराऊँ, 6 सितंबर 1993, 6 सितंबर 1993 वो तारीख़ थी कि जब ये मिली हैं। बिल्कुल, हो सकता है अगवा 1-2 दिन पहले की हो, ठीक है। तो 6 सितंबर को ये मिली थी, हो सकता है सितंबर का ही महीना हो कि जब किसी ख़ानदान से अलग हुई हो, और इनके कपड़े भी हम चला रहे हैं। ना सिर्फ ये कि इस वक्त आप टेलीविज़न पे ये बराह रास्त देख सकते हैं, जब ये ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें अपलोड होंगी। तो हम पूरी कोशिश है हमारी सारिन भाई और मैम कि हम इसको पूरी तरीके से सर्कुलेट करें और पूरी तरीके से हम जानने की कोशिश करें, और दुआ हम यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसमें जो लोग हैं, चाहे वो आप हैं सारिन भाई, और क्या पता उनको कामयाब को तो करें। पता होता है ना, तस्वीर तो वो भी देख रही है, क्या पता वो उस वक्त नया दिन देख रही हो, जो अपने माँ बाप के लिए पैगाम देना चाहो, जो क्या भाई पता वो बहन आपको इस उनके वक्त लिए डायरेक्ट लाइव ही देख रहे हो, कुछ कहेंगी आप उन्हें? बस जो भी हैं फ़ौरन से कांटेक्ट करें अगर मुझे देख रहे हैं अभी इस वक्त, यही है बस उसको मिलने की तड़प है कि किसी सूरत बेशक और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जरूर। मैंने इसको भी कहा था, ये काफ़ी महीनों से मेरे पास आ रही है, मैं बोला बेटा हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है, ऐसे ही है। मुझे नहीं पता डिले क्यों हो रहा है, लेकिन ये है कि वो आज अगर ये प्रोग्राम हो रहा है
तो कोई इसके पीछे भी अल्लाह के मसला है। तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा बता दें, आप लोगों ने कैसे कैसे कोशिश की अभी तक आइडेंटिफाई करने की, ताकि हम उससे आगे फिर बढ़ के काम नहीं, ये लोग मैंने कहा ना बहुत पर्दे वाले लोग हैं, बहुत वो अंदरूनी खाना जो इनके मियाँ पुलिस में है, तो उसके जो हम लोग पिक्चर चला रहे हैं, ये अच्छी बात है कि इनकी पिक्चर है और यकीनी तौर पर माँ होती है, जो वालिदैन होते हैं उन्हें पता होता है। ड्रेस वही है जो खोई थी ना, उसी दिन की है जब मिली थी, वो वाला ड्रेस है, ये कपड़ों में जी, ये वाला जो है, ठीक है, कपड़ों में ही बच्ची मिली थी। ठीक है जी, 6 सितंबर 1993। बहुत शुक्रिया साहिब भाई, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस वो आसानी करे और हमारे प्लेटफॉर्म से अगर ये हो सके तो क्या ही ज़बरदस्त बात है। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।